धन्यवाद सभापति महोदय। कभी सुदामा पांडे धूमिल जी ने कहा था कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। सभापति महोदय, वो भी क्या दिन थे जब संसद में देश का बजट पेश होता था तो देश की सड़कें ठहर जाया करती थीं। रेल बजट पेश होता था तो लोगों की उम्मीदें रेल के डिब्बों की तरह पटरियों पर दौड़ने लगती थीं। पूरा देश धड़कने रोक करके वित्त मंत्री और रेल मंत्री को सुना करता था। अफसोस, अब बजट पेश हो जाता है, मीडिया चैनल सरकार का महिमा मंडन करते हैं और बेचारी जनता बजट के आंकड़ों के शब्द जाल में उलझी हुई महीनों बाद समझ पाती है कि उसका तो फिर से कट गया। सभापति महोदय, पिछले 2 साल अमृतकालीन बजट पेश किए गए और इस बार एक नई शब्दावली गढ़ी गई है, तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण का बजट। सभापति महोदय, सुनने में कितना अलंकारिक लगता है ये शब्द। सोच रहा हूं देश की वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि आखिर किसकी संतुष्टि? जिस बजट में मनरेगा के लिए 1 रुपए की बढ़ोतरी ना हो, वही पुराना 86,000 करोड़, जबकि पहले ही 9,754 करोड़ का घाटा हो, जिस मनरेगा से करोड़ों मजदूरों के घर में चूल्हा जलता हो, उस मनरेगा में काम करने वाले गरीब मजदूरों के लिए अगर आपके खजाने से 1 रुपया भी इजाफी नहीं निकल सका तो भला कौन संतुष्ट हुआ साहब? इस देश का गरीब मजदूर या आपके उद्योगपति दोस्त? वो जो महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख मतदाता बढ़ाए गए थे, अरे उन्हीं के लिए मनरेगा का थोड़ा सा बजट बढ़ा देते। क्या उसमें मनरेगा का एक भी मजदूर नहीं था? 40 लाख लोगों में सारे के सारे 12 लाख की छूट वाले से आगे के लोग थे। सभापति महोदय, कल जब वित्त मंत्री जी देश की संसद में भाषण दे रही थी तो वहां मुंबई में कोई गरीब इंसान जब अपनी जेब टटोल करके अपनी मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल भरवा रहा था तो उस पेट्रोल की कीमत थी 103 रुपया प्रति लीटर। आखिर इतना महंगा पेट्रोल डीजल खरीद के कौन संतुष्ट हो रहा है? इस देश के गरीब लोग या फिर सरकार के चहेते धन्ना सेठ? सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी इस बजट को मध्यम वर्ग को संतुष्ट करने वाला बजट बता रही हैं। अरे मैडम, हम आप यहां पर बैठे रहते हैं और वहां बाहर इसी दिल्ली में 1 लीटर दूध, चाहे वो अमूल का हो या फिर मदर डेयरी का हो, उसकी कीमत 73 रुपए लीटर है। इतना महंगा बेच करके कौन संतुष्ट हो रहा है? गरीब जनता या आपके धन्ना सेठ दोस्त? सभापति महोदय, इस सरकार का बाजार और महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। चाहे देश में लहसुन 400 रुपए किलो बिक जाए, टमाटर 100 रुपए किलो बिक जाए, प्याज का दाम सुनकर आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन वित्त मंत्री महोदया बजट में महंगाई का मां भी नहीं बोलती हैं। सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आप मध्यम वर्ग का हितैषी बताते हैं खुद को, तो शर्म नहीं आती है? खुद को धार्मिक कहने वाली सरकार भगवान श्री कृष्ण के प्रिय खाद्य पदार्थों दही और मक्खन तक पर जीएसटी लगाती है और बात करती है मध्यम वर्ग की हिमायती होने की। जिंदा रहते हुए जनता से हर चीज पर टैक्स वसूलने वाली यह सरकार कम से कम मरने पर तो लोगों को बख्श देती, लेकिन नहीं, वहां भी लूटना है। अंतिम संस्कार के सामान, अगरबत्ती, धूप बत्ती, केवड़ा जल, चंदन पाउडर, जौ, बताशा, काला तिल, पंचरत्न, कपूर और कफन तक पर टैक्स लेने वाली यह सरकार किस मुंह से खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है? कौन सी संतुष्टि? किसकी संतुष्टि? कदम कदम पर टैक्स देकर लुटने वाली जनता की या फिर जनता से टैक्स वसूल करके धन्ना सेठों का खजाना भरने वाली सरकार की? किसकी संतुष्टि? सभापति महोदय, 18 अगस्त 2015 आरा का बिहार का ऐतिहासिक मैदान, सजा हुआ मंच, हजारों की भीड़ और सामने खड़े हुए देश के प्रधानमंत्री का भाषण। बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं बिहार के लिए पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। 50,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? अखिलेश भाई, 60,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? 70,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? 80,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? चलो, मैं बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूं। 10 साल हो गए सभापति महोदय, वही ढाक के 3 पात। बिहार आज भी विकास की बाट जो हो रहा है, भाषण आज भी प्रधानमंत्री जी के YouTube चैनल पर सुना जा सकता है।
जो झूठ बोल के करता है मुतमईन सबको, वो झूठ बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। सभापति महोदय, ये तो राहुल जी का असर है। कौन सा शब्द सर, कौन सा शब्द? झूठ। ठीक है सर, मिथ्या बोल करके, जो मिथ्या बोल के करता है मुतमईन सबको, वो मिथ्या बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। ये राहुल जी का असर है। जो मखाना बोर्ड की घोषणा हुई, अखिलेश जी आपको याद होगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 30 जनवरी 2024 को बिहार के रंगभूमि मैदान में राहुल गांधी जी का पूर्णिया में भाषण था और उसमें मखाना को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी। ये उनका असर है कि आपको मखाना बोर्ड बनाना पड़ा, वरना तो आप मैखाना बोर्ड बनाने वाले लोग हैं। सभापति महोदय, बिहार को झूठे पैकेज और चुनावी दिलासे देना बंद करिए। आज भी जब कोसी में बाढ़ आती है तो पूरा सीमांचल बर्बाद हो जाता है। मैंने उस तबाही को अपनी आंखों से देखा है। 2016-17 की बाढ़ में अपने इन्हीं हाथों से राहत सामग्री बांटी है मैंने। अगर सच में बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बिहार को बाढ़ से बचाने का प्रबंध करिए। पूर्णिया एयरपोर्ट 10 साल से बाट जो रहा है, घोषणा 2014 में हुई, बन के आज तक तैयार नहीं हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किशनगंज सेंटर बजट के अभाव में दम तोड़ता जा रहा है। मैंने पिछले बजट सत्र में भी आवाज उठाई थी। आज फिर वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, दामन फैला करके, कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किशनगंज सेंटर बन जाने दीजिए। आखिर कौन सी नफरत है? ये मुल्क हमारा भी है, इस मुल्क की मिट्टी में हमारा भी खून पसीना शामिल है। हमसे इतनी भी क्या नफरत? रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। सभापति महोदय, अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट काटकर मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर देना, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर देना, नई मंजिल योजना बंद करना, धरोहर योजना बंद करना। 2024-25 के बजट में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के लिए 3183 करोड़ रुपए की घोषणा हुई, लेकिन देश को हैरत होगी कि बाद में समीक्षा करके लगभग आधा कर दिया गया, 1868 करोड़ रुपए। मुझे सरकार से पूछना है कि कौन संतुष्ट हुआ? इस देश का अल्पसंख्यक संतुष्ट हुआ या आप संतुष्ट हुए? किसका संतुष्टिकरण? सभापति महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप ही ने 1 मार्च 2018 को किंग अब्दुल्ला को, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को मेहमान बना करके इसी दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान देना चाहता हूं। कंप्यूटर देने की बात तो छोड़िए, पढ़ाई के लिए जो स्कॉलरशिप मिल रही थी उसको भी छीन लिया आपने। किसको संतुष्ट करने के लिए? हम समझते हैं इस साजिश को। आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट काटते काटते एक दिन मिनिस्ट्री को ही बंद कर देना चाहते हैं। वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता, सो ये किया कि हमें वक्त पर दवाएं न दी। सभापति महोदय, मैं तो वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि शायद आपको पता ही नहीं है कि गृहस्थी चलाने वाली एक गृहिणी की मुश्किलें क्या क्या होती हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब वो किचन में सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालती है तो उसके साथ उसके आंसू भी गिरते हैं। सभापति महोदय, शायद उन्हें पता भी ना हो कि एक छोटी सी गाड़ी और एक छोटे से फ्लैट का EMI भरने के बाद इस देश का एक गरीब इंसान जब अपने बच्चों की फीस भरने के बारे में सोचता है तो उसे कितनी खुशियों का गला घोंटना पड़ता है। शायद उनको पता भी नहीं है कि फसल बेच करके बिटिया की शादी का सपना सजाने वाला किसान जब अपनी फसल बर्बाद देखता है तो कितनी रातें सो भी नहीं पाता है। सभापति महोदय, शायद वो कभी इस पीड़ा को समझ ही नहीं पाएंगी कि परिवार के किसी एक सदस्य को कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो घर और जमीनें गिरवी रख उठती हैं, लेकिन इलाज नहीं हो पाता। सभापति महोदय, इसी देश की संसद में कभी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जब देश की करेंसी गिरती है तब देश की प्रतिष्ठा गिरती है। एक तरफ कोलंबिया जैसा छोटा सा देश और उसके प्रधानमंत्री गुस्तावो पेत्रो खड़े हैं जो कोलंबिया के नागरिकों को हथकड़ी लगाकर लाने वाले जहाज को अमेरिका बैरंग वापस लौटा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं जो बेड़ी और हथकड़ी लगा करके लाए गए बेटों के अपमान पर एक शब्द नहीं बोल रहे। सभापति महोदय, मैं इतिहास के पन्ने पलट रहा हूं, मुझे 2 किरदार याद आ रहे हैं। एक तरफ निक्सन के 7वें बेड़े की धमकियों के सामने लोहे की तरह अडिग इंदिरा गांधी खड़ी हैं, तो दूसरी तरफ खुद ही नमस्ते ट्रंप का नारा लगाते हुए प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। मेरे कानों में सुषमा स्वराज जी की आवाज गूंज रही है। बहुत कम बोलने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत ज्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री जी को जब देश की बागडोर सौंपी थी तो $1.58 का था, आज 85 से 87 के बीच में झूल रहा है। इन दिनों रुपए की अहमियत गिरती है तो न तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है, न
ना प्रधानमंत्री की गरिमा। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए कतारों में लगना पड़ता हो, उस देश में यह सरकार 12 लाख तक के टैक्स न लेने के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। हुकूमत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, ये आंखें छीनती है और चश्मे दान करती है। सभापति महोदय, महाराष्ट्र का भिवंडी हो, मालेगांव हो, इचलकरंजी हो, यूपी का बनारस हो, मुआयमा हो, मुबारकपुर हो, रांची का छोटा नागपुर हो, बिहार का भागलपुर हो, हर जगह बुनकरों की उम्मीदें तोड़ रही हैं, लेकिन इस सरकार के पास उनके लिए कुछ भी नहीं है। मुरादाबाद का पीतल उद्योग, कानपुर का चमड़ा उद्योग, सहारनपुर का लकड़ी उद्योग, फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग, अलीगढ़ का ताला उद्योग, सब सरकारी प्लानिंग से तबाह हो रहे हैं। इन तमाम के बीच सरकारी सपोर्ट से बस एक उद्योग फल फूल रहा है, नोएडा का नफरत उद्योग। सभापति महोदय, जिस देश में 40 से 45% मेडिकल फैकल्टी की सीट खाली हो, वहां बजट में 75,000 नए मेडिकल सीट्स का ऐलान हो रहा है। सरकार बहादुर, कम से कम इस देश के पढ़े लिखे युवाओं को तो मूर्ख समझना बंद करिए। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। पहले 7500 मेडिकल सीट्स बाद में बनाइएगा, पहले जो एम्स में 2161 पद खाली पड़े हैं उनको तो भर दीजिए। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। सभापति महोदय, फिर झूठ आया है, मैं उसे मिथ्या कर दे रहा हूं। शायरी में बार बार आ जाता है, क्या करूं महोदय। काश ये बजट, सभापति महोदय, वो एक शब्द मैं मिथ्या कर दे रहा हूं सर, वो एक शब्द को हटा दीजिए। ध्यान रखें, ऐसे जो भी शब्द होंगे आपके वहां। सभापति महोदय, काश ये बजट बीपीएससी के पेपर लीक की शिकायत करने वाले नौजवानों पर बरसती हुई पुलिस के लाठियों पे, जख्मों पर मरहम लगा पाता। सभापति महोदय, पिछले 80 दिन से 70 साल का एक बुजुर्ग एमएसपी की लीगल गारंटी मांगता हुआ आमरण अनशन पे बैठा हुआ है। काश ये बजट किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की टूटती हुई सांसों की पीड़ा सुन पाता। काश ये बजट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली, कोटा, पटना, अहमदाबाद जैसे शहरों में, इलाहाबाद जैसे शहरों में किताबों के साथ गल रहे युवाओं के सपनों को जिंदगी दे पाता। काश ये बजट वंदे भारत के सुनहरे विजुअल के बजाय देश की गरीब जनता को कुछ और पैसेंजर ट्रेनें दे पाता। काश ये बजट सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकटों में मिलने वाली रियायतें वापस लौटा पाता, जिनको सरकार ने कोविड के नाम पे छीन लिया था। काश ये बजट किसानों की राह में कीले नहीं बल्कि कालीन बिछाने वाला बन पाता। काश ये बजट सरकारी मालिकों को यह समझा पाता कि नेहरू को कोसने से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की अर्थ नीति अपनानी पड़ेगी। पिछले 11 साल से नेहरू जी को कोस रहे हैं, आखिर कब तक कोसिएगा? थोड़ा पंडित नेहरू जी के बारे में पढ़िए, तब पता चले कि पंडित नेहरू की शख्सियत का नाम है। दुनिया का पहला ऐसा राजनेता जिसने अपनी जिंदगी की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए 3259 दिन अंग्रेजों की जेल में बिताए। पंडित नेहरू एक ऐसे महान शख्स जिनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू, जिनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जिनके बहनोई पंडित रंजीत सीताराम, जिनकी बेटी इंदिरा गांधी, जिनके दामाद फिरोज गांधी, सब ने अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में जेल काटी। आप किस मुंह से उनकी लकीर छोटी करने की बात करते हैं? नहीं कर पाइएगा, 7 जन्मों में नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांसें थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। सभापति महोदय, मैं आपके सामने खड़ा होकर के एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं कि महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर तो जश्न मना रहा है, एक फकीर सड़क के किनारे चादर तान के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, घोड़े से उतरा, उस फकीर के पास गया और उसे सोता देख करके उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने यूनान फतेह कर लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उन्नीदी आंखों से सिकंदर को देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। सभापति महोदय, गरीब जनता को लात मारना बंद करिए। ये अमीरों के लिए बनाया गया बजट है, ये निराशाजनक बजट है। हम अमृतकाल सुनते आ रहे थे, ये अमृतकाल इतनी जल्दी समाप्त हो गया
कि अब अमृतकाल का कोई नाम तक नहीं लेना चाहता है। इसलिए मैं इस सदन में खड़ा होकर के देश की वित्त मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि आपने अल्पसंख्यकों के बजट में जो कटौती की है उसको बहाल करिए। आपने मनरेगा को जो स्थिर रखा है उसका घाटा 9,754 करोड़ है, कम से कम उतना बढ़ा करके फिर से उसे बहाल करिए। नौजवानों के लिए रोजगार दीजिए, किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए। यही मैं आपसे अपील कर रहा हूं। धन्यवाद सर, आपने इतना जो समय दिया उसके लिए शुक्रिया।